नमस्कार सभी साथियों को स्वागत करता हूं सभी का इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद पीएन लोधा। साथियों, रीट एग्ज़ाम 2022 के लिए बहुत ही कम समय आपके पास बचा है। यहां पर हम मनोविज्ञान के 100 टेस्टों की सीरीज के अंतर्गत आज पेपर नंबर 85 आपके लिए लेकर आए हैं। 30 बहुत ही क्वालिटी वाले प्रश्न रीट लेवल 1 के लिए और लेवल 2 के लिए बेहद ही उपयोगी है। साथियों, टारगेट है हमारा आज 25 प्रश्नों को सही करने का, तो 25 प्रश्नों को सही करने की पूरी कोशिश करिएगा। चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखेंगे आपके। प्रश्न नंबर 1 है, निम्न में से कौन मनोवैज्ञानिक नहीं है? जॉन ड्यूवी, जेबी वाटसन, हल और B.F. स्किनर। तो साथियों, इनमें से जो मनोवैज्ञानिक नहीं है उसका चयन प्रश्न नंबर 1 में करना है। तो पहले प्रश्न का राइट आंसर देख लेते हैं। साथियों, पहले प्रश्न में जो सही उत्तर है वो विकल्प नंबर 1 में आपका दे रखा है। जॉन ड्यूवी मनोवैज्ञानिक नहीं है, बल्कि जॉन ड्यूवी एक शिक्षा शास्त्री है। क्या साथियों? जॉन ड्यूवी एक शिक्षा शास्त्री है, मनोवैज्ञानिक नहीं है। ये बात आपको हमेशा याद रखनी है। बाकी वाटसन, CL हल और स्किनर तीनों ही क्या है? मनोवैज्ञानिक है। तो विकल्प 1 आपके पहले प्रश्न में सही रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 2 की ओर बढ़ेंगे। दूसरा प्रश्न है, निम्न में से किसका अर्थ बढ़ने से लिया जाता है? अभिवृद्धि, विकास, परिपक्वता और उन्नयन। तो दिए गए विकल्पों में से जिसका अर्थ बढ़ने से लिया जाता है उसका चयन प्रश्न नंबर 2 में करना है। साथियों, दूसरे प्रश्न का कौन सा विकल्प आपका सही रहेगा? तो जिसका अर्थ बढ़ने से लिया जाता है साथियों, उसको अभिवृद्धि कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिवृद्धि। अभिवृद्धि का मतलब यहाँ पर शारीरिक वजन से लिया जाता है। साथियों, जो शारीरिक परिवर्तन होते हैं वही अभिवृद्धि के अंतर्गत आते हैं। जैसे लंबाई का बढ़ना, जैसे भार का बढ़ना, ये सारी चीज़ें अभिवृद्धि के अंतर्गत आ जाती है। तो विकल्प आपका 1 प्रश्न नंबर 2 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 3 की ओर बढ़ेंगे। तीसरा प्रश्न है आपके, पावलोव के शास्त्रीय अनुबंधन में पहले भोजन, इसके बाद ध्वनि उत्पन्न की गई। पहले ध्वनि, तत्पश्चात भोजन प्रस्तुत किया गया। भोजन व ध्वनि साथ साथ प्रस्तुत किए गए और सिर्फ भोजन प्रस्तुत किया गया। तो प्रश्न संख्या 3 का सही उत्तर बताना है। कौन सा विकल्प आपके प्रश्न संख्या 3 में सही आंसर होगा? देखिए, पावलोव ने जो शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत दिया था साथियों, इसमें पहले भोजन नहीं दिया गया था। पहले क्या दी गई थी? ध्वनि दी गई थी। क्या दी गई थी? ध्वनि दी गई थी और उसके बाद भोजन प्रस्तुत किया गया था। तो विकल्प नंबर जो 2 है आपके प्रश्न 3 का सही आंसर है। तो सेकंड विकल्प आपके तीसरे प्रश्न का सही उत्तर है साथियों। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 4 की ओर बढ़ते हैं। आपके चौथा प्रश्न क्या पूछ रहा है आपसे? CAT व्यक्तित्व परीक्षण की कौन सी विधि है? आत्मनिष्ठ विधि है, वस्तुनिष्ठ विधि है, प्रक्षेपी विधि है या अप्रक्षेपी विधि है? प्रश्न संख्या 4 में सही उत्तर बताइएगा। कौन सा विकल्प आपके प्रश्न नंबर 4 का सही आंसर है? तो CAT का नाम सभी ने सुन रखा होगा साथियों। CAT व्यक्तित्व मापन की कौन सी विधि के अंतर्गत सम्मिलित करते हैं? आत्मनिष्ठ के अंतर्गत जी नहीं, वस्तुनिष्ठ के अंतर्गत जी नहीं, बल्कि CAT को साथियों, जिसको बाल अंतर्बोध परीक्षण कहा जाता है। CAT को क्या कहा जाता है? बाल अंतर्बोध परीक्षण। साथियों, यह व्यक्तित्व मापन की कैसी विधि है? एक प्रक्षेपी विधि है, जिसमें चेतन मन के आधार पर व्यक्तित्व का निर्धारण किया जाता है। तो थर्ड विकल्प आपके प्रश्न 4 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 5 की ओर बढ़ेंगे। 5वां प्रश्न है आपके, नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रियाओं को प्राप्त करने की प्रक्रिया सीखने की प्रक्रिया है। यह कथन किसका है? वुडवर्थ का है, गेट्स का है, क्रो एंड क्रो का है और स्किनर का है? तो प्रश्न संख्या 5 में राइट आंसर बताइएगा। नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रियाओं को प्राप्त करने की जो प्रक्रिया है उसको ही अधिगम कहा जाता है। ये परिभाषा इनमें से किसके द्वारा दी गई है साथियों? वुडवर्थ के द्वारा दी गई है। तो प्रश्न नंबर 5 में आपके प्रथम विकल्प सही रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। चलिए छठा प्रश्न देखेंगे। आपके प्रश्न नंबर 6 है, अधिगम अशक्तता की विशेषता नहीं है। सीखने की अशक्तता वाले बच्चे कई शैक्षिक क्षेत्रों में सीखने में कठिनाई का अनुभव करते हैं, सामान्य या उससे अधिक बुद्धि रखते हैं और इनमें से कोई नहीं। तो देखो, इनमें से कोई नहीं वाला विकल्प तो आपका आंसर होता ही नहीं है। तो अब यहाँ पर बात की जा रही है अधिगम अशक्तता से जो बालक ग्रस्त रहते हैं
उनकी विशेषता जो नहीं है उसका चयन प्रश्न नंबर 6 में करना है। तो साथियों, सीखने की अशक्तता वाले बच्चों को हम अधिगम अशक्त वाले बच्चों में शामिल करते हैं। कई शैक्षिक क्षेत्रों में सीखने में एक कठिनाई का अनुभव भी करते हैं। तो पहली और जो दूसरी विशेषता है ये दोनों ही अधिगम अशक्तता की विशेषता है। लेकिन जो तीसरा विकल्प है सामान्य या उससे अधिक बुद्धि रखते हैं, ये तीसरा विकल्प बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा, क्योंकि ये अधिगम अशक्तता की विशेषता नहीं है साथियों। थर्ड विकल्प आपके प्रश्न 6 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 7 को देख लेते हैं। तो चलिए 7वां प्रश्न देखेंगे। एरिक्सन के अनुसार बालक विद्यालय जाना किस अवस्था में आरंभ करते हैं? विश्वास बनाम अविश्वास, उपक्रम बनाम गलानी, समग्रता बनाम भग्नाशय, पहचान बनाम भूमिका संभ्रम। तो 7वें प्रश्न का एक बार प्रश्न को अच्छे से समझिएगा साथियों, और फिर इसका सही उत्तर देना है आपको। तो प्रश्न नंबर 7 में कौन सा विकल्प आपका सही रहेगा? देखो, विद्यालय जाना बालक कब आरंभ करते हैं? जब वो लगभग 5-6 वर्ष के हो जाते हैं साथियों। 5-6 वर्ष की एज इसमें किस विकल्प में दे रखी है? तो विश्वास बनाम विश्वास तो 0 से 1 वर्ष के आसपास रहती है, तो ये आपका आंसर नहीं है। पहचान बनाम भूमिका श्रम 12 से 18 वर्ष के बीच में रहती है, किशोर अवस्था, इससे पहले ही बालक विद्यालय जाना आरंभ कर देते हैं। समग्रता बनाम भग्नाशय एरिक्सन के मनोसामाजिक विकास के सिद्धांत की अंतिम अवस्था है साथियों, जो 64 वर्ष से लेकर के व्यक्ति की मृत्यु तक होती है। तो ये भी आपका आंसर नहीं है। आपका आंसर क्या रहेगा? उपक्रम बनाम गलानी। तीसरा विकल्प जो है साथियों, ये बाल्यावस्था को प्रदर्शित कर रहा है और इसी अवस्था में बालक विद्यालय जाना आरंभ करते हैं। तो प्रश्न नंबर 7 में आपके दूसरा विकल्प सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 8 पे आते हैं। 8वां प्रश्न देखेंगे। आपके प्रश्न नंबर 8 है, वह स्थिति जिसमें व्यक्ति समान लक्ष्य द्वारा विकर्षित एवं आकर्षित होता है एवं दुविधा की अनुभूति का प्रदर्शन करता है कहलाती है। उपागम उपागम द्वंद्व, परिहार उपागम द्वंद्व, परिहार परिहार द्वंद्व, और इनमें से कोई नहीं। तो 8वें प्रश्न का सही उत्तर बताओ भाई। प्रश्न संख्या 8 में कौन सा आंसर रहेगा साथियों आपके? तो प्रश्न संख्या 8 का सही उत्तर देख लेते हैं साथियों। बता रहा है आपसे कि जिसमें व्यक्ति क्या कर रहा है कि समान लक्ष्य में विकर्षित एवं आकर्षित। विकर्षित मतलब जिसको वो नहीं चाहता है, आकर्षित मतलब जिसकी ओर वो जाना चाहता है। तो जिसको नहीं चाहता है उसको परिहार कहा जाता है, और जिसको चाहता है उसको साथियों उपागम कहा जाता है। तो बिल्कुल ये परिहार उपागम द्वंद्व का उदाहरण है। 8वें प्रश्न में आपके विकल्प नंबर जो 2 है बिल्कुल सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 9 की ओर बढ़ेंगे साथियों। तो चलिए 9वां प्रश्न देखते हैं। आपके प्रश्न संख्या 9 है, संवेग का वह सिद्धांत जिसके अनुसार शारीरिक परिवर्तन तथा संवेग की अनुभूति एक साथ घटित होती है कौन सा है? केनन बार्ड सिद्धांत, जेम्स लेंगे सिद्धांत, मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत, और व्यवहारवाद का सिद्धांत। तो बताओ प्रश्न नंबर 9 में आपके कौन सा विकल्प सही रहेगा साथियों, जिसमें शारीरिक परिवर्तन और संवेग की अनुभूति एक साथ घटित हो? साथियों, वह संवेग का कौन सा सिद्धांत है? केनन बार्ड सिद्धांत है। केनन बार्ड के द्वारा यह सिद्धांत दिया गया था और यह संवेग का सिद्धांत है। इसमें केनन बार्ड ने क्या बताया है कि इसके अनुसार शारीरिक परिवर्तन जो व्यक्ति में होते हैं और जो संवेग की अनुभूति होती है, दोनों चीज़ें एक साथ घटित होती है। तो विकल्प नंबर आपका 1 बिल्कुल सही है साथियों प्रश्न 9 में। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 10 की ओर बढ़ेंगे। चलिए 10वें प्रश्न को देखेंगे। आपके प्रश्न संख्या 10 है, ऐसा चिंतन जो मौलिक, आविष्कारशील और लचीला है एवं जो सृजनात्मकता की विशेषता रखता हो उसको कहते हैं अभिसारी चिंतन, अपसारी चिंतन, निगमनात्मक चिंतन और वास्तविक चिंतन। तो 10वें प्रश्न का सही उत्तर बताइएगा। आपके प्रश्न संख्या 10 में कौन सा विकल्प सही रहेगा साथियों, जिसमें यहाँ पर बात की जा रही है मौलिकता की, आविष्कारशीलता की, लचीलेपन की और सृजनात्मकता की। तो साथियों, इस प्रकार का जो चिंतन होता है इसको अपसारी चिंतन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इस प्रकार के चिंतन को अपसारी चिंतन कहते हैं। आपके दूसरा विकल्प 10वें में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 11 की ओर बढ़ेंगे। तो 11वां प्रश्न देखेंगे। सामाजिक अधिगम में वह प्रक्रिया जिसके द्वारा बच्चा दूसरों का प्रेक्षण तथा अनुकरण करके सामाजिक तथा संज्ञानात्मक व्यवहार सीखता है उसको कहा जाता है। अनुकरण कहा जाता है, मॉडलिंग कहा जाता है, संज्ञानवाद कहा जाता है और समूह परीक्षण कहा जाता है। तो 11वें प्रश्न का सही उत्तर बताओ। प्रश्न संख्या 11 में कौन सा विकल्प आपका सही रहेगा? साथियों, 11वें प्रश्न में अगर हम सही उत्तर की बात करें तो आपके विकल्प नंबर 2 बिल्कुल सही आंसर है, जिसमें बालक दूसरों का प्रेक्षण मतलब अवलोकन करके
उनका अनुकरण करेगा, मतलब जैसा वो देखता है वैसा ही व्यवहार करेगा। तो साथियों ऐसे अधिगम को मॉडलिंग के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? मॉडलिंग के नाम से। आपके सेकंड विकल्प 11वें प्रश्न में बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 12 की ओर बढ़ेंगे। तो चलिए 12वां प्रश्न देख लेंगे। आपके प्रश्न संख्या 12 है, गिलफोर्ड के बुद्धि संबंधी मॉडल में निम्न में से कौन सा आयाम नहीं है? विषय वस्तु, प्रक्रिया, अंतर्वस्तु और परिणाम। तो 12वें प्रश्न का उत्तर बताओ साथियों, कौन सा विकल्प आपका 12वें में सही है? प्रश्न को पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, देख लीजिए और फिर सही उत्तर का चयन कीजिए। देखो, गिलफोर्ड ने अपना जो बुद्धि का मॉडल दिया था, इसमें साथियों इन्होंने विषय वस्तु बताई है, संक्रिया बताई है जिसको प्रक्रिया भी कहा जाता है, और उत्पाद जिसको परिणाम भी कहा जाता है। ये तीनों चीज़ें बताई है, लेकिन अंतर्वस्तु जैसा कोई भेद नहीं बताया है गिलफोर्ड ने। अब आपके तीसरा जो विकल्प है प्रश्न संख्या 12 का सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 13 की ओर बढ़ेंगे, लेकिन वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और कम से कम 2 जगह वीडियो को शेयर जरूर करिए साथियों, यदि आपको वीडियो दिल से अच्छा लगता है तो चलिए 13वें प्रश्न को देख लेंगे। आपके प्रश्न संख्या 13 है साथियों। 13वां प्रश्न क्या पूछ रहा है आपसे? अधिगम तक पहुंचने के राजमार्ग को कहते हैं उद्दीपन, प्रवेहिता, संवेदना और अभिप्रेरणा। तो बताइए 13वें प्रश्न में क्या उत्तर आपका रहेगा? अधिगम तक पहुंचने के राजमार्ग को इनमें से क्या कहा जाता है? साथियों प्रश्न 13 में आपके जो सही उत्तर है, अधिगम तक पहुंचने के राजमार्ग को अभिप्रेरणा कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिप्रेरणा कहते हैं। विकल्प नंबर 4 आपके 13वें प्रश्न में सही आंसर है। तो चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 14 की ओर। 14वां प्रश्न देख लेंगे। आपके प्रश्न संख्या 14 है, स्व प्रत्यय के निर्माण में सहायक है अभिप्रेरणा, बुद्धि, स्वास्थ्य और अभिक्षमता। तो 14वें प्रश्न का सही उत्तर बताओ, स्व प्रत्यय के निर्माण में इनमें से क्या सहायक है? प्रश्न संख्या 14 में बताइए साथियों सही आंसर। देखो एक चीज़ और मैं बता दूं कि 100 टेस्टों की जो गोल्डन सीरीज है, यदि आपने ये सारे टेस्ट अटेंड नहीं किए हैं तो मैं कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा साथियों प्लेलिस्ट को। कमेंट बॉक्स में आप जैसे ही कमेंट करने जाओगे तो वहाँ एक मेरा पिन किया हुआ मैसेज मिलेगा, जिसमें आप क्लिक करते ही इसके 100 टेस्ट अटेंड कर सकते हो। तो 14वें प्रश्न में जो सही उत्तर है वो रहेगा साथियों विकल्प नंबर 4, स्व प्रत्यय के निर्माण में अभिक्षमता को सहायक माना जाता है। 4th विकल्प आपके 14वें प्रश्न में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए 15वां प्रश्न देख लेंगे। आपके प्रश्न संख्या 15 है, छात्र समूह में चर्चा कर समस्या का हल निकाले, शिक्षक सुविधा प्रदाता की भूमिका में हो तो इस उपागम को कहते हैं सिस्टम उपागम, मल्टीमीडिया उपागम, निर्मितवाद उपागम और मृदु उपागम। तो 15वें प्रश्न का सही उत्तर बताओ भाई, क्या कहा जाता है जिसमें छात्रों के द्वारा समूह में चर्चा की जाती है और समस्या का हल निकाला जाता है, और शिक्षक का क्या कार्य होता है? सुविधा प्रदान करने का। तो साथियों ऐसे उपागम को निर्मितवाद उपागम कहते हैं, जिसमें स्वयं छात्रों के द्वारा ज्ञान की संरचना का निर्माण किया जाता है। क्या किया जाता है? ज्ञान की संरचना का निर्माण किया जाता है। विकल्प 3 ही आपके प्रश्न 15 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 16 की ओर बढ़ेंगे। तो चलिए 16वां प्रश्न देख लेते हैं। आपके प्रश्न नंबर 16 है, पावलोव के द्वारा किए गए अनुबंधन संबंधी प्रयोग किस क्षेत्र से संबंधित हैं? तो क्रियात्मक क्षेत्र से संबंधित है, ज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित है, गत्यात्मक क्षेत्र से संबंधित है या संज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित है? तो बताइए 16वें प्रश्न में आपके कौन सा आंसर सही रहेगा? देखो पावलोव ने जो सिद्धांत दिया था वह कौन सा सिद्धांत था साथियों? तो इनका सिद्धांत कौन सा था साथियों? प्राचीन अनुबंधन का सिद्धांत किसका था? पावलोव का था। और इन्होंने यहाँ पर अधिगम के संबंध में सिद्धांत दिया था, लेकिन यह अधिगम वाला विकल्प तो है ही नहीं। तो साथियों यहाँ जो विकल्प है गत्यात्मक या क्रियात्मक नहीं, बल्कि ज्ञानात्मक क्षेत्र के अंतर्गत इन्होंने प्रयोग किया था। विकल्प नंबर आपका जो 2 है प्रश्न नंबर 16 में सही है। संज्ञान से संबंधित यहाँ पर प्रयोग किसने किए थे साथियों? जीन पियाजे ने किए थे। ओनली सेकंड विकल्प ही 16वें में सही रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए 17वां प्रश्न देखेंगे। आपके प्रश्न नंबर 17, पुरस्कार नैमित्तिक अनुबंधन को प्रारंभ करने का श्रेय जाता है थॉर्नडाइक को, जेबी वाटसन को, बीएफ स्किनर को और पावलोव को।
तो 17वें प्रश्न का सही उत्तर बताओ भाई। आपके प्रश्न संख्या 17 में कौन सा विकल्प सही है? पुरस्कार नैमित्तिक अनुबंधन को प्रारंभ करने का श्रेय किसको जाता है? प्रश्न नंबर 17 में राइट आंसर देखते हैं। तो साथियों 17वें प्रश्न में पुरस्कार नैमित्तिक अनुबंधन की बात की जा रही है यहाँ पर। तो 17वें प्रश्न में साथियों B.F. स्किनर को इसका श्रेय जाता है। विकल्प 3 आपके प्रश्न संख्या 17 में सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 18 को देख लेते हैं आपके, क्योंकि नैमित्तिक अनुबंधन किसने दिया यहाँ पर? किसने दिया साथियों? स्किनर ने दिया है, जिसको क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन भी कहते हैं, और इसमें इन्होंने पुरस्कार का भी प्रयोग किया था। तो चलिए 18वें प्रश्न को देखेंगे। आपके 18वां प्रश्न, निम्न में से उचित युग्म नहीं है। पावलोव कुत्ता, स्किनर चूहे, थोंडाइक बिल्ली और कोहलर बिल्ली। साथियों यहाँ पर देखिए, पावलोव ने किसके ऊपर प्रयोग किया था अपने सिद्धांत में? कुत्ते के ऊपर प्रयोग किया था। स्किनर ने किसके ऊपर प्रयोग किया था? चूहे के ऊपर। थोंडाइक ने किसके ऊपर प्रयोग किया था? बिल्ली के। लेकिन कोहलर ने बिल्ली के ऊपर नहीं, बल्कि कोहलर ने चिंपैंजी के ऊपर प्रयोग किया था। किसके ऊपर प्रयोग किया था? चिंपैंजी के ऊपर। और उस चिंपैंजी का नाम क्या था? सुल्तान। सुल्तान नामक चिंपैंजी के ऊपर इन्होंने जो प्रयोग किया था वो ही बिल्कुल आपका आंसर है साथियों, क्योंकि यहाँ बिल्ली दे रखा है। अच्छा, इन्होंने गेस्टाल्टवादी थे ये, और इन्होंने अंतर्दृष्टि का सिद्धांत दिया था, जिसमें इनके साथ और कौन कौन था? कोहलर, कोपका, वर्धमान, ये तीनों साथ थे साथियों। तो फोर्थ विकल्प आपके प्रश्न 18 में सही आंसर है। नेक्स्ट 19वां प्रश्न देख लेते हैं। आपके प्रश्न संख्या 19 क्या पूछ रहा है? पुनर्बलन सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? स्किनर, गुथरी, हल और स्पेंसर। तो इनमें से किसके द्वारा पुनर्बलन का सिद्धांत दिया गया था साथियों? 19वें प्रश्न का सही उत्तर देखते हैं। तो याद रखिएगा, पुनर्बलन का सिद्धांत C.L. हल ने दिया था, जबकि स्किनर के क्रिया प्रस्तुत में भी पुनर्बलन का प्रयोग किया गया था, लेकिन सिद्धांत किसने दिया था? C.L. हल ने दिया था साथियों। तो इसको भी आपको विशेष तौर पर याद रखना है। थर्ड विकल्प ही आपके प्रश्न 19 में सही है। नेक्स्ट 20वां प्रश्न देखेंगे। तो आपके प्रश्न नंबर 20 है, अधिगम का निष्पादन है अभिवृत्ति, ज्ञान, भाषा और इनमें से सभी। तो 20वें प्रश्न का राइट आंसर बताइए। अधिगम का निष्पादन इनमें से कौन सा है, या फिर ये सभी है? तो देख लीजिए प्रश्न को अच्छी तरह से, विकल्पों को पढ़ लीजिए साथियों, और फिर अपने सही उत्तर की ओर आपको बढ़ना है। तो 20वें प्रश्न का सही उत्तर देखते हैं साथियों। अभिवृत्ति, ज्ञान और भाषा तीनों ही अधिगम के निष्पादन के अंतर्गत आते हैं। अतः प्रश्न संख्या 20 में आपके जो चौथा विकल्प है, उपरोक्त सभी या इनमें से सभी वाला, यही 20वें प्रश्न में बिल्कुल आपका सही आंसर है साथियों। तो 20 में आपके फोर्थ विकल्प सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 21 की ओर बढ़ेंगे। देखिएगा 21वां प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है? ब्रूनर के अनुसार निम्न में से कौन सा शिक्षण सिद्धांत नहीं है? औपचारिक शिक्षण सिद्धांत, अनौपचारिक शिक्षण सिद्धांत, वर्णनात्मक शिक्षण सिद्धांत और प्रामाणिक शिक्षण सिद्धांत। तो इनमें से वह कौन सा विकल्प है जो कि ब्रूनर के द्वारा नहीं बताया गया है साथियों? प्रश्न नंबर 21 में राइट आंसर बताइएगा। जो सिद्धांत शिक्षण का ब्रूनर ने नहीं बताया है उसका चयन कीजिए। तो साथियों ब्रूनर ने प्रमाणिक, वर्णनात्मक और औपचारिक शिक्षण सिद्धांत तो बताए हैं, लेकिन अनौपचारिक शिक्षण जैसा कोई सिद्धांत ब्रूनर के द्वारा नहीं बताया गया है। अतः आपके प्रश्न नंबर 21 में कौन सा विकल्प सही है? सेकंड विकल्प सही है साथियों। अगर किसी प्रश्न में कोई त्रुटि नज़र आती है तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स ओपन है, अपने विचार आप कमेंट बॉक्स में जरूर रख कर जाइए साथियों, क्योंकि अगर कोई एक आध प्रश्न में त्रुटि हो जाती है तो ये स्वाभाविक सी चीज़ है। नेक्स्ट 22वां प्रश्न देख लेते हैं। चलिए 22वां प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है? अधिगम जिसके बिना संभव नहीं है वह है प्रेरणा, शिक्षक, पाठ्य पुस्तक और निर्देशन। तो 22वें प्रश्न का राइट आंसर बताओ भाई। जिसके बिना अधिगम संभव नहीं है वह किस विकल्प में दे रखा है? प्रश्न संख्या 22 में जो सही आंसर है उसका चयन कर लेते हैं साथियों। अधिगम प्रेरणा के बिना संभव नहीं माना जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जब तक व्यक्ति सीखने के लिए खुद आंतरिक रूप से प्रेरित है उसको आप नहीं सिखा सकते हो। थॉर्नडाइक ने अपने सीखने के नियम में बताया ना कि सीखने के लिए आप क्रिया तो करवा सकते हो लेकिन बाध्य नहीं कर सकते। जैसे घोड़े को तालाब तक ले जा सकते हो लेकिन पानी पीने के लिए बाध्य नहीं कर सकते हो। तो ये चीज़ें होती है। बच्चों को आप कक्षा में बैठा सकते हो लेकिन वो सीखे ये कोई ज़रूरी नहीं है साथियों। तो प्रेरणा सीखने के लिए अत्यंत आवश्यक है। विकल्प 1 आपके 22 में सही है। नेक्स्ट 23 पे आएंगे।
तो चलिए 23वां प्रश्न देख लेते हैं। आपके प्रश्न नंबर 23 है, एक विकलांग बालक अत्यधिक मेहनत करके कक्षा में प्रथम स्थान लाने का प्रयास करता है। यह किस प्रतिरक्षक प्रणाली में रखेंगे? तो पुष्टिकरण में, प्रक्षेपण में, प्रतिगमन में और क्षतिपूर्ति में। 23 का बताओ भाई सही आंसर कौन सा है आपके? विकलांग बालक ज़्यादा मेहनत करके कक्षा में प्रथम स्थान लाने का प्रयास कर रहा है। पहली चीज़ तो उसकी एक कमी है कि वो बालक क्या है साथियों? विकलांग है। उसकी पूर्ति वो दूसरे क्षेत्र से करना चाहता है कि भले ही वो शारीरिक रूप से विकलांग है, मानसिक रूप से थोड़ी है। वो चाहता है कि कक्षा में उसका प्रथम स्थान आए। तो साथियों वह अपने एक क्षेत्र की कमी की पूर्ति दूसरे क्षेत्र से करना चाहता है और इसको ही क्षतिपूर्ति के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? क्षतिपूर्ति के नाम से। तो 4th विकल्प आपके 23 का सही उत्तर होगा साथियों। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 24 की ओर बढ़ेंगे तो आपके 24वां प्रश्न देखेंगे। आपके प्रश्न नंबर 24 से, उद्दीपक अनुक्रिया के मध्य साहचर्य करने वाले प्रक्रम को कहते हैं? प्रेरणा कहते हैं, संवेग कहते हैं, संप्रत्यय कहते हैं और अधिगम कहते हैं। तो 24 का सही उत्तर बताओ, कौन सा विकल्प आपके प्रश्न नंबर 24 में सही आंसर रहेगा? साथियों उद्दीपक और अनुक्रिया के मध्य साहचर्य करने वाले प्रक्रम को क्या कहा जाता है? अधिगम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अधिगम। सीखना कहा जाता है जिससे व्यक्ति के व्यवहार में स्थायी रूप से परिवर्तन आता है। कैसा परिवर्तन आता है? स्थायी रूप से परिवर्तन आता है साथियों। विकल्प 4 चौथा विकल्प आपके प्रश्न नंबर 24 का बिल्कुल सही आंसर रहेगा साथियों। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 25 को देख लेते हैं। तो आपके 25वां प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है? डिसलेक्सिया संबंधित है मानसिक विकार से, गणितीय विकार से, व्यवहारगत विकार से और पठन विकार से। विकास नहीं विकार है ये ना, टाइपिंग मिस्टेक हुई है। तो इनमें से डिसलेक्सिया किससे संबंधित है साथियों? प्रश्न नंबर 25 का आंसर बताओ भाई, कौन सा विकल्प आपके 25वें में सही रहेगा? तो साथियों डिसलेक्सिया का संबंध किससे है? पठन विकार से है। पढ़ने संबंधित विकार कहा जाता है डिसलेक्सिया को। विकल्प 4 आपके 25वें प्रश्न में सही आंसर है साथियों। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 26 को देख लेते हैं। तो आपके 26वां प्रश्न है, रॉबर्ट एम गेने के अनुसार निम्न में से कौन सा अधिगम का प्रकार नहीं है? अंतर्दृष्टि अधिगम, संकेत अधिगम, प्रत्यय अधिगम और उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम। तो देखो रॉबर्ट एम गेने ने सीखने का कोई अलग से सिद्धांत नहीं दिया था, लेकिन इसने सीखने के जो प्रकार दे रखे थे इनको एक व्यवस्थित क्रम में जमाया था साथियों। व्यवस्थित क्रम में जमाने पर इन्होंने सीखने के कितने प्रकार बताए थे? 8 प्रकार बताए थे, जिसमें पहला प्रकार था संकेत अधिगम और अंतिम प्रकार था समस्या समाधान अधिगम, जो सीखने का सर्वश्रेष्ठ प्रकार भी माना जाता है। इन्होंने उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम भी बताया है, प्रत्यय अधिगम भी बताया है और संकेत अधिगम भी बताया है, लेकिन अंतर्दृष्टि अधिगम का वर्णन रॉबर्ट एम गेने द्वारा अपने सिद्धांत में नहीं किया गया है। अतः प्रश्न नंबर 26 में आपके प्रथम विकल्प बिल्कुल सही उत्तर है साथियों। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 27 पे आते हैं। तो आपके 27वां प्रश्न देखेंगे। 27वां प्रश्न है आपके, अधिगम का मुख्य चालक कहलाता है अभिप्रेरणा, पाठ्य पुस्तकें, शिक्षण विधि और सहपाठी। तो इनमें से अधिगम का मुख्य चालक किसको कहा जाता है? अभी हमने पिछला प्रश्न भी एक देखा था, पिछला ये इसके जस्ट पिछले वाला नहीं, उसके पहले हमने 2-3 प्रश्नों पहले एक प्रश्न देखा था, तो उसमें प्रेरणा विकल्प था और वो मैंने आपको आंसर बताया था, उदाहरण भी दिया था घोड़े वाला। साथियों बिल्कुल वही यहाँ पर भी सही उत्तर है। अधिगम का मुख्य चालक अभिप्रेरणा को कहते हैं। किसको कहते हैं? अभिप्रेरणा को कहते हैं साथियों, क्योंकि अभिप्रेरणा है तो व्यक्ति बिल्कुल सीखेगा। पहला विकल्प आपके 27 में सही है। नेक्स्ट ये प्रश्न नंबर 28 पे आएंगे। तो 28वां प्रश्न देख लेंगे आपके प्रश्न नंबर 28। जीन पियाजे के अनुसार वह कौशल कौन सी अवस्था में विकसित होता है जिसमें मांसपेशियों के व्यापक रूप से क्रियाकलाप की आवश्यकता होती है, जैसे टहलना? तो स्थूल पेशीय विकास, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और अमूर्त चिंतन की अवस्था। तो साथियों प्रश्न नंबर 28 का सही आंसर बताइएगा, कौन सा विकल्प आपके 28 में सही है? जिसमें बालक मांसपेशियों में क्रियाकलाप की आवश्यकता होती है, मांसपेशियों के व्यापक रूप से बालक चलने और टहलने लग जाता है साथियों, वह स्थूल पेशीय विकास जो प्रारंभिक अवस्था इनकी सिद्धांत में दी है 0 से 2 वर्ष। 0 वर्ष में तो नहीं, लेकिन जब बालक 15 महीने से 20 महीने के बीच हो जाता है तो वह चलने लग जाता है। इसलिए प्रथम विकल्प आपके 28 में सही है।
अब आज का सेकंड लास्ट प्रश्न देखेंगे साथियों। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा साथियों वीडियो को। तो चलिए 29 पे आते हैं। आपके 29वां प्रश्न है, किशोरावस्था बड़े ही संघर्ष, तनाव व तूफान की अवस्था है, यह किसने कहा था? तो थॉर्नडाइक के द्वारा ये कथन कहा गया था, स्किनर के द्वारा ये कथन कहा गया था, सिगमंड फ्रायड ने कहा था या स्टैनले हॉल ने कहा था? 29वें प्रश्न का सही उत्तर बताओ साथियों। आपके प्रश्न संख्या 29 में इनमें से कौन सा विकल्प सही रहेगा? तो राइट आंसर देख लेते हैं। देखिए, किशोरावस्था बड़े ही संघर्ष, तनाव और तूफान की अवस्था है, बहुत ही प्रसिद्ध परिभाषा है। अगर याद नहीं है तो याद रखना है। किसने कहा था? स्टैनले हॉल के द्वारा ये परिभाषा दी गई थी साथियों। किनके द्वारा? स्टैनले हॉल के द्वारा। विकल्प 4 आपके प्रश्न संख्या 29 में सही है। किशोर मनोविज्ञान का जनक भी किसको कहते हैं? पता होगा ना सभी को, स्टैनले हॉल को ही कहा जाता है साथियों। अब आज का अंतिम और 30वां प्रश्न देख लेते हैं। तो चलिए 30वें प्रश्न पर, तुम मुझे कोई भी बालक दे दो, मैं उसे कुछ भी बना सकता हूँ, यह दावा किसका है? मैकडूगल का दावा था, कोहलर का दावा था, जेबी वाटसन का दावा था और पावलोव का दावा था। तो 30वें प्रश्न का सही उत्तर बताओ भाई। आपके प्रश्न नंबर 30 में कौन सा आंसर रहेगा कि तुम मुझे कोई भी बालक दे दो, मैं उसे कुछ भी बना सकता हूँ? तो साथियों, ये दावा जिसके द्वारा किया गया था वो थे जेबी वाटसन। कौन थे साथियों? जेबी वाटसन के द्वारा ये कथन कहा गया था। अब जेबी वाटसन ने ये कथन तो कहा कि भाई कोई भी बालक दे दो, मैं कुछ भी बना सकता हूँ, तो मतलब वो पूर्णतः वातावरण को मानने वाले थे साथियों, पूर्णतः वातावरण पर बल देने वाले थे। इनके अनुसार विकास में वंशानुक्रम की भूमिका होती ही नहीं है, तभी तो ये कुछ भी बना सकते थे। इसलिए थर्ड विकल्प आपके 30वें प्रश्न में सही है। तो ये कंप्लीट होता है आपके पेपर नंबर 85। अब आपके 15 टेस्ट और बाकी है साथियों 100 टेस्ट कंप्लीट होने में। तो जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का वीडियो को पूरा देखने के लिए।